brought to you by ITIL series. इस वक्त की सबसे बड़ी सियासी चर्चा यह है कि आखिर उत्तर प्रदेश में अगर 8वें कैंडिडेट को, जो बीजेपी के राज्यसभा के 8वें कैंडिडेट हैं संजय सेठ, उन्हें जीतना है तो उनके पास जो जरूरी वोट है वो कहां से आएंगे। 29 के बाद उन्हें 8 वोटों की और दरकार होगी, तो ये 8 प्रथम वरीयता के वोट कहां से आएंगे। और दूसरी चर्चा यह है कि अखिलेश यादव को अगर 1 वोट कम हो रहा है या अगर देखें तो कई वोट कम हो जाएंगे, उनके समीकरण को देखें तो अखिलेश यादव कहां से लाएंगे। और इस चर्चा पर और इन कयासों के बीच इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस की जो सियासत है वो घूम रही है। दोनों पार्टियों के दफ्तर में इस पर चर्चा खूब है कि क्या अखिलेश यादव अपना तीसरे उम्मीदवार को बचा पाएंगे। आपको एक जरूरी बात बता दें कि जो अंदरूनी सूत्रों से खबर आ रही है, अखिलेश यादव के तीसरे उम्मीदवार आलोक रंजन होने जा रहे हैं। यानी कि आलोक रंजन के लिए समाजवादी पार्टी को वोट जुटाने होंगे और वो वोट उन्हें दूसरे दलों से लाने होंगे। इसके पीछे की भी एक वजह है। अभी तक माना जा रहा है कि सिर्फ 1 वोट कम है अखिलेश यादव के पास, लेकिन अगर हम उसको टेक्निकली देखें, तकनीकी तौर पर देखें तो उनके कई वोट कम हो रहे हैं। कई वोट की कमी अखिलेश यादव को पड़ सकती है और अगर जेल में बंद उनके विधायक किसी वजह से नहीं आ पाए तब तो अखिलेश यादव के लिए बड़ी मुश्किल होगी। और ऐसे में उनकी जो जरूरत है उसके लिए उस पार्टी की नजर अखिलेश यादव के सहयोगी रहे 2 जयंत चौधरी और ओम प्रकाश राजभर के विधायक दल पर है, क्योंकि जयंत चौधरी के 9 में से 4 विधायक अखिलेश यादव की पार्टी के हैं, उनके नेता रहे हैं। चंदन चौहान हैं, गुलाम मोहम्मद हैं, अशरफ अली हैं। ये 3-4 ऐसे नाम हैं जो कि आरएलडी में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं। कुछ उसी तरीके से 6 में 3 उम्मीदवार ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के समाजवादी पार्टी के हैं और इस बात को ओम प्रकाश राजभर खुलकर कहते रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव को अपने इन 7 उम्मीदवारों में से, 7 नेताओं में से, पूर्व नेता जो कि अब एनडीए का हिस्सा बने हुए हैं, उसमें से लोगों को तोड़ना उनकी मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी की भरसक कोशिश होगी कि समाजवादी पार्टी प्रथम वरीयता के उस मैजिक आंकड़े तक ना पहुंचे जहां वो आसानी से जिता ले जाए। और जो हमने चर्चा की उसके मुताबिक 4 से 5 सीटें वोट कम हो सकते हैं अखिलेश यादव की। ऐसे में अखिलेश यादव के लिए जरूरी है दूसरे दलों पर अपनी निगाह बनाए रखना, अपने नेताओं को वापस वोट कराना। बीजेपी की क्या स्ट्रेटजी है हम बताएंगे, लेकिन आज हमने जब समाजवादी पार्टी के नेताओं से बात की और आरएलडी के नेता दोनों हमारे साथ थे, तब विधायकों के टूटने के मुद्दे पर दोनों कैसे भिड़ गए और दोनों ने क्या कहा, पहले सुन लीजिए। अभिषेक जी, भी आपने आंकड़े और मैथमेटिक्स की बात की, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा, पहले तो मैं आरएलडी की बात करना चाहता हूँ। सर पहले इस आंकड़े पर आप बता दीजिए। आंकड़े पे मैं आप कहां से आएंगे? आंकड़े पे मैं कह रहा हूँ, आरएलडी की बात में, आरएलडी के 9 विधायकों की मैं बात कर रहा हूँ कि अब देखिए, मैं ये नहीं कहना चाह, लेकिन उन लोगों की समाजवादी पार्टी में आस्था है, आदरणीय अखिलेश यादव जी पे विश्वास है। इंडिया ब्लॉक का फ्यूचर देखते हुए बहुत से ऐसे विधायक हैं जो समाजवादी पार्टी में आस्था रखते हुए समाजवादी पार्टी को वोट करने जा रहे हैं। और अभी आपने मैथमेटिक्स की बात कही, मैथमेटिक्स में 7 बड़ा होता है, 2 बड़ा नहीं होता। और पार्टियां सम्मान चाहती हैं, और समाजवादी पार्टी हो या कोई भी अन्य पार्टी हो, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, वो सम्मान देखती हैं कि हमारी सम्मान तब मिलता है कि मैं नंबर ऑफ टिकट्स हमको कौन पार्टी ज़्यादा दे रही, सम्मान उससे होता है। तो इसीलिए मैंने बार बार कहा कि आप, तो आपकी निगाह जो है, हाँ, इन पर है। नहीं, मेरी निगाह नहीं है। वो लोग समाजवादी पार्टी में आते हैं, अखिलेश यादव जी में विश्वास रखने वाले लोग। चलिए नीचे ले, और ऐसे सुभाषपा के भी लोग बैठे हैं ना, आपके विधायक अखिलेश जी में उनकी आस्था है, तो टूट जाएंगे वो। अभिषेक जी,
जो पार्टी का नेता, एक तो ऐसा है नहीं। अगर ये कहा जाए कि कोई समाजवादी पार्टी का व्यक्ति हमारी पार्टी से विधायक हुआ है, जो आपका सिंबल नहीं लेके लड़ना चाहता, उसको, उसके बारे में आप संशय कर रहे हो। जो राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पे लड़ा, चौधरी जयंत सिंह जी की तस्वीर के साथ लड़ा, उनके नाम पर चुनाव जीता, और वो जाकर के रोज वहाँ बैठ रहे हैं, उनके साथ जो है हर फैसले में शामिल हैं, उनके बारे में इस तरह की अफवाहों का कोई जवाब तो होता नहीं। अफवाह कोई भी फैलाता रहे, दीपक जी का अपना ख्याली पुलाव है, पकाते रहे, उस बात में कहीं कुछ नहीं है। बिल्कुल आप ये देखिए, हमारे विधायक, अच्छा दूसरे हमारे विधायक चौधरी साहब के साथ खड़े थे, हैं और रहेंगे, उन पर कोई ना मैं सफाई देना चाहता हूँ। हमारे विधायक बहुत मजबूत है, सबकी नजरें तो और ये कह रही हैं। अब नजर तो कोई कहीं लगाए रहो, नजर का तो कोई जवाब मैं दे नहीं सकता। जी हां, ये दीपक रंजन थे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और अनिल दुबे थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता आरएलडी के। दीपक रंजन ने इशारों में कह दिया कि उनके विधायक दल में तो समाजवादी पार्टी के लोग हैं। तो अनिल दुबे ने कह दिया कि इनका पूरा का पूरा विधायक दल इंटैक्ट है, कहीं नहीं जा रहा। लेकिन असली खेल तो वोटिंग के दिन होना है, क्योंकि सामने जो बीजेपी का 8वां कैंडिडेट है वो है संजय सेठ, और संजय सेठ हर तरीके से सक्षम है, बड़े कारोबारी हैं, साम दाम दंड भेद उन्हें आता है। समाजवादी पार्टी के पुराने वो नेता रहे हैं जो उनका लेखा जोखा, जो उनके कोषाध्यक्ष रह चुके हैं। ऐसे में बीजेपी के इस एक फैसले से समाजवादी पार्टी के भीतर चिंता की लकीरें तो हैं, अपना वोट बचाना और बीजेपी से भी वोट लाना। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कहां से लाएगी? बीजेपी के अपने जो उनके सरप्लस प्रथम वरीयता के वोट हैं वो 28 वोट हैं, 29 वोट हैं, और बीजेपी को 8 कम से कम प्रथम वरीयता के चाहिए। और अगर 8 नहीं चाहिए तो जितने कम समाजवादी पार्टी के होंगे, कम से कम 4-5, तो बीजेपी को 5 से 6 वोट कम से कम अपने बढ़ाने होंगे, ताकि दोनों 34-35 के आसपास आ सकें, और तब दूसरी वरीयता का जो वोट है वो अहम होने जा रहा है। ऐसे में जो बीजेपी की अपनी गणित है, वो गणित कुछ यूं समझ लीजिए, एनडीए का वोट जो है वो सरप्लस वोट तकरीबन 29 वोट है, जिसमें आरएलडी को भी जोड़ा गया है, जिसमें ओम प्रकाश राजभर भी हैं, जिसमें जनसत्ता पार्टी यानी कि भैया जी की जो पार्टी है, राजा भैया की जो पार्टी है, उस पार्टी के भी विधायक जुड़े हुए हैं। ऐसे में कहां से और वोट आएंगे? बीजेपी को उम्मीद है कि पल्लवी पटेल अगर उनके लिए वोट कर दें, फिलहाल उनके नए ताजा बयानों से ऐसा लगता नहीं, लेकिन बीजेपी की नजर उन पर जरूर टिकी है। दूसरा, कांग्रेस पार्टी के विधायक दल में बताया जा रहा है एक विधायक नाराज है। इसमें सच्चाई कितनी है कहना मुश्किल है, लेकिन बीजेपी की एक नजर कांग्रेस पार्टी के भी वोट पर है। और दूसरा, बसपा के एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह, जो हैं तो बीएसपी के, लेकिन बीजेपी के भी शीर्ष नेतृत्व के करीब हैं। ऐसे में क्या वो बीएसपी की तरफ से बीजेपी के पक्ष में वोट कर पाएंगे? अमूमन मायावती ऐसे मामलों में कोई खास इंस्ट्रक्शन नहीं देती, लेकिन अगर इंस्ट्रक्शन देती भी हैं तो फिर वो गैर हाजिर रह सकते हैं। तो कुल मिलाकर के बीजेपी की नजरें कुछ इस तरफ टिकी हुई जरूर हैं, और इसके अलावा उनकी नजर भी समाजवादी पार्टी के भीतर कुछ उन विधायकों पर हैं जो कि बीजेपी की तारीफ करते रहे हैं, जो योगी आदित्यनाथ से मिलते रहे हैं। कई ऐसे नेता हैं जो राम मंदिर के मुद्दे पर पार्टी के खिलाफ जाकर न सिर्फ दर्शन करके आए हैं, बल्कि वो चाहते रहे हैं कि पार्टी इस पर स्टैंड ले। तो बीजेपी के लिए भी ऐसे विधायकों की एक लंबी चौड़ी सूची तैयार है, जिस पर वो अपने 8वें प्रत्याशी के लिए यानी कि संजय सेठ के लिए चुपचाप दांव लगाने जा रही है। तो ये एक ऐसी लड़ाई है जो ये तय करेगा कि 2024 के चुनाव के पहले जीत किसकी होती है। अब ये एक तरीके का एक छोटा मोटा सेमीफाइनल जैसा बनता जा रहा है, जिसमें ये लड़ाई एक मसल फ्लेक्स करने वाली लड़ाई है, यानी कि दोनों पार्टियों में कौन जीतेगा ये बड़ा अहम होगा। हालांकि एक सीट बहुत कितना मायने रखता है ये कहना मुश्किल है, लेकिन बीजेपी के लिए ये सीट पर उसे उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है, इसलिए
क्योंकि उसे लगता है कि सपा या इंडिया ब्लॉक के बाहर भी कुछ वोट हैं जिसके सहारे वो इस चुनाव में बढ़ सकती है, और साथ साथ सपा के भीतर भी कुछ ऐसे लोग हैं जिसे अगर कुछ आगे की बात की जाए या आगे का ऑफर दिया जाए तो शायद उनके साथ हो सकते हैं। तो दोनों की गणित हमने आपको समझाने की कोशिश की कि कैसे समाजवादी पार्टी अपना किला बचा सकती है, कैसे समाजवादी पार्टी को अपने पुराने सहयोगियों में सेंध लगानी होगी अगर उन्हें तीसरी सीट जीतनी है, और कैसे अगर बीजेपी को जीतना है तो उन्हें भी सपा के भीतर सेंध लगानी होगी। अब देखना यह है कि ये दोनों पार्टियां अपना किला बचा पाती हैं या फिर इस किले में सेंध कौन लगा पाता है। तो ये राज्यसभा पर समीकरण और राज्यसभा के चुनाव में दोनों पार्टियों की स्ट्रैटेजी पर था हमारा कार्यक्रम।